नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीम बिल्डिंग के बारे में कि एक टीम जो है वो कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो टीम बिल्डिंग है उससे तात्पर्य है एक समूह का निर्माण करना, एक ऐसे समूह का निर्माण करना जो किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जिसमें एक नेता होता है और नेता ही उन लोगों का नेतृत्व करता है, साथ में एक टीम बनाता है, टीम के सदस्यों पे अपना कंट्रोल रखता है, उनको उसके उद्देश्यों के बारे में बताता है। तो बेसिकली जो टीम बिल्डिंग है, टीम बिल्डिंग एक प्रबंध तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य समूहों की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार किया जाता है। टीम बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक समूह का निर्माण करता है और जो लोग होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, टीम के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो कार्य क्षमता होती है, उनमें जो कार्य की दक्षता होती है, उसको बढ़ाना होता है, उस पर कंट्रोल करना होता है, ताकि जो सदस्य हैं वो अच्छे से कार्य कर सके और जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका गोल है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त किया जा सके बहुत ही आसानी और दक्षता के साथ में। इसमें एक मजबूत और सूक्ष्म टीम बनाने के लिए बहुत सारे कौशल, विश्लेषण, अवलोकन शामिल होता है। यहाँ संपूर्ण एकमात्र उद्देश्य संगठन के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। टीम बिल्डिंग का जो निर्माण करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है और जो टीम बिल्डिंग का कार्य होता है वो एक सफल नेता ही कर सकता है, एक सफल नेता ही उसका नेतृत्व कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति ही टीम बिल्डिंग कर सकता है या टीम का नेतृत्व कर सकता है जिसके अंदर नेता बनने के सारे गुण हो, जो टीम को लीड कर सकता हो। और लीड करने के लिए आपको पता है कि जब तक सारे सदस्य अच्छे से उसकी बात नहीं मानेंगे, अच्छे से उसकी बात को सुनेंगे नहीं, तो एक अच्छी टीम का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक अच्छी टीम के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक अच्छे नेता की। और एक अच्छा नेता जो होता है, जो लीडर होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है, वही एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकता है। और टीम निर्माण करने का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। इसमें सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सोच विचार करके सदस्यों को चुना जाता है ताकि जो संगठन का उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को ले लेते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है हमारी, उसको कैसे चुना जाता है, कितना उसका अवलोकन होता है, कितना जो उसके सदस्य होते हैं, उसको इतनी उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके इतने सारे टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट होने के बाद जब वो पास होता है तब उसको टीम में लिया जाता है और हर मैच से पहले उसका टेस्ट होता है, वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं, परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उसको टीम में लिया जाता है। तो सदस्य जो है वो मिलके टीम को इन्हांस करे, टीम के जो उद्देश्य हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए आपका टीम में अच्छे सदस्यों का होना जरूरी होता है और ये टीम के नेता का कर्तव्य होता है कि वो अच्छे सदस्यों को चुने और एक अच्छी टीम का निर्माण करे। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया है, टीम बिल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या है, कैसे एक टीम का निर्माण किया जाता है। तो टीम प्रक्रिया जो होती है उसके मैंने 11 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। वो 11 पॉइंट्स हैं जिनसे होके एक अच्छी टीम बनती है, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है टीम बिल्डिंग की आवश्यकता को पहचान करना। टीम बिल्डिंग की आवश्यकता की पहचान करना। तो टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो टीम बिल्डिंग की जो उद्देश्य होते हैं, जो आवश्यकता होता है, उसको पहचानना कि किस वजह से टीम का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे पहले उसकी आवश्यकता को निर्धारित करना कि हम क्यों एक टीम को बनाना चाहते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का उद्देश्य हमें पता है कि इंडिया को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया को प्रेजेंट करके जीतना, इंडिया को मेडल्स दिलाना। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है उद्देश्यों और कौशल को निर्धारित करना। जो नेता होता है वो फिर सदस्यों के लिए एक उद्देश्य और कौशल को निर्धारित करता है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। इस टीम के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य को हम निर्धारित करेंगे। फिर हम ये निर्धारित करेंगे कि उसके लिए कौन से लोगों की जरूरत है, ऐसे किन किन लोगों की जरूरत है, जिनमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए या किस किस कौशल की हमें जरूरत है, हम उसको निर्धारित करते हैं। अगर इंडियन क्रिकेट टीम हमें बनानी है तो उस टीम के लिए हमें पता है कि हमें बॉलर चाहिए, हमें विकेट कीपर चाहिए, हमें बैट्समैन चाहिए,
तो उस उद्देश्य को उद्देश्य हमारा ये है कि हमें जीतना है, और कौशल क्या है कि कौन बैट्समैन अच्छा है, कौन विकेट कीपर अच्छा है, तो उस हिसाब से हम कौशल को निर्धारित करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टीम रोल। टीम का रोल क्या होगा, टीम कैसे प्रेजेंट करेगी अपने काम को, कैसे परफॉर्मेंस करेगी, फिर आपका वो आता है। फिर आपका नेक्स्ट है जो टीम बिल्डिंग के लिए रणनीति निर्धारित करना। हर टीम में एक रणनीति होती है, उसी रणनीति के अनुसार ही टीम कार्य करती है। अगर टीम की कोई रणनीति नहीं होगी तो वो अपने गोल को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकती, और आसानी से प्राप्त करने की तो बात दूर की है, वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। तो गोल तो बहुत दूर की बात है कि उसको गोल मिलने वाला है। तो टीम बिल्डिंग के लिए रणनीति निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, जिसमें आपको रणनीति तैयार करनी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है या हमें कोई एग्जाम देना है, तो हम सबसे पहले उसके लिए एक रणनीति बनाते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तभी हमारा सब्जेक्ट कवर होगा या हम पास हो पाएंगे। तो हर चीज के लिए एक रणनीति होती है। वैसे टीम बिल्डिंग के लिए भी रणनीति की आवश्यकता होती है। अगर रणनीति ढंग की नहीं है, रणनीति अच्छी नहीं है, या हमने रणनीति नहीं बनाई है, तो टीम बिल्डिंग जो है वो बेकार है, उसके उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कुछ व्यक्तियों की टीम निर्धारित करना या कुछ व्यक्तिगत टीम निर्मित करना। तो जैसे कि एक पूरी टीम होती है, उसके बाद उस टीम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के एक व्यक्तिगत टीम बनाना, उसी के अंदर व्यक्तिगत टीम बनाना। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का ही एग्जांपल हम लेंगे, जिसमें बॉलर्स की एक अलग छोटी सी टीम होती है, फिर आपके एक या दो विकेट कीपर होते हैं, वो उनकी अलग टीम होती है। फिर उसके बाद जो होता है कि आपके बैट्समैन होते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो ये उनको छोटी छोटी टीमों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए। विकेट कीपर को बोला जाता है कि आप विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करिए, फिर बॉलर को बोला जाता है आप बॉलिंग की, और बैट्समैन को बोला जाता है कि आप बैटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जब जिस चीज की जरूरत पड़े हम उसको आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए उसको पहले व्यक्तिगत टीमों में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि सभी लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और जब जिसकी जरूरत हो वो उसके हिसाब से परफॉर्म करता रहे। फिर जो नेक्स्ट है वो है नियमों की स्थापना करना और संचार करना। टीम बिल्डिंग के लिए ये महत्वपूर्ण तत्व होता है या प्रोसेस होती है कि आपको उसके लिए कुछ नियमों की स्थापना करनी होती है, और उन नियमों को सभी सदस्यों को बताना होता है, समझाना होता है कि इन्हीं नियमों के अनुसार आपको कार्य करना है। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, आपने नियम बना दिया लेकिन आपने उन सदस्यों के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, उनसे बात नहीं की, उन्हें वो नियम समझाए नहीं, तो भी टीम बिल्डिंग जो है या जो टीम है वो फेल हो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए नियम तो बहुत जरूरी है कि नियम होने चाहिए। अगर विदाउट नियम कोई टीम कार्य कर रही है तो कोई नियम तोड़ के आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। टीम का जो गोल है उससे आप अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसीलिए नियमों का होना बहुत जरूरी है, और उन्हीं नियमों के अनुसार आप पहले सदस्यों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करके उनको समझाएंगे, उसके अनुसार ही वो कार्य करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है व्यक्तिगत शक्तियों की पहचान करना। और जो अच्छा नेता होता है, ये टीम बिल्डिंग, एक अच्छी टीम बिल्डिंग तभी हो सकती है जब आपको व्यक्तिगत लोगों की शक्तियों की पहचान हो। जितने व्यक्ति जो आपकी टीम में हैं, वो टीम में सभी व्यक्तियों की कुछ अपनी खास शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों का पता आपको होना चाहिए, और उन्हीं शक्तियों के अनुसार आप उनको आगे काम पे लगा सकते हैं। अगर इंडियन क्रिकेट टीम बन रही है और किसी को भी बैटिंग करने के लिए दे दिया, किसी को भी बॉलिंग करने के लिए दे दिया, आपको पता ही नहीं है कि जो एक परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो कैसा है किसी सदस्य का, और उसके अंदर क्या खासियत है, वो बॉलिंग कर सकता है या बैटिंग कर सकता है। अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है तो वो अच्छी टीम नहीं हो सकती और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए व्यक्तिगत शक्तियों की पहचान की जाती है, उसके बाद ही उनको काम पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टीम का हिस्सा बने। जो नेता होता है उसको भी अपनी टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नेतृत्व करने से, एक दो चीजें बता देने से आप उसका अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेता को सबसे पहले टीम का एक्टिव हिस्सा बनना होगा, क्रियाशील हिस्सा बनना होगा, ताकि लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, चीजें डिस्कस कर सके, और आपको हर चीज का ज्ञान रहे उसमें कि आपकी टीम के अंदर क्या चल रहा है, जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम कितनी दूर तक पहुंच पाए हैं।
फिर है सदस्यों के प्रदर्शन पर नजर रखना। जो अच्छा नेता होता है वो सदस्यों के प्रदर्शन पर नजर रखता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर आप प्रदर्शन पे नजर नहीं रखते हैं तो टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि ये नेता का कार्य होता है कि एक अच्छी टीम कैसे बनेगी। अच्छी टीम तभी बनेगी जब आप व्यक्तिगत लोगों पे नजर रखेंगे, सदस्यों पे नजर रखेंगे। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उनको रोकिए। रोकने के बाद उनको बताइए कि आपको इस डायरेक्शन में न जाके आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तभी एक अच्छी टीम का निर्माण होगा और वो गोल तक पहुंचेगी अपने। फिर है समय समय पर बैठक करना। समय समय पर लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से बात करना, बैठक करना, लोगों को ये बताना कि आपके अंदर कौन सी कमी है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस चीज में आपको सुधार की आवश्यकता है। ये सारी चीजें उनको बताना और उनकी जो टीम की जो समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को सुनना और सुलझाना भी कार्य होता है। फिर आपका नेक्स्ट है, जो लास्ट है, टीम को विघटित करना। जब उसके गोल पूरे अचीव हो जाते हैं, जब हम एक टीम बिल्डिंग करते हैं वो किसी गोल के लिए होती है, जब उसका गोल कंप्लीट हो जाता है तो वो आपकी जो टीम होती है उसको हम विघटित कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का ही एग्जाम्पल हम लेंगे। जब इंडियन क्रिकेट टीम किसी दौरे पे जाती है, जब वो पूरी अपनी सीरीज को खत्म कर लेती है, उसके बाद उस टीम को डिसॉल्व कर लिया जाता है और उसके बाद जब वो दूसरे मिशन पे जाती है तो उस मिशन के लिए वापस से बीसीसीआई जो है वो चेक करती है, लिस्ट बनाती है। और आपने देखा होगा कि हमेशा बदलाव होते हैं। देन एक फाइनल लिस्ट आती है कि ये क्रिकेटर जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे मिशन में जाने के लिए या इस देश के साथ खेलने के लिए। तो इसी तरह उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है टीम को और उसके बाद एक नई टीम बनती है जो वापस से मिशन पे जाती है। फिर आपका ये है टीम बिल्डिंग के फायदे। टीम को बनाने के फायदे क्या होते हैं? बिकॉज किसी गोल को पाने के लिए टीम को बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसके कुछ फायदे होंगे। तो वो फायदे क्या हैं हम देखेंगे। टीम बिल्डिंग के जो फायदे हैं वो सबसे पहला फायदा है शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हो पाती है। टीम बिल्डिंग में जो सदस्यों की जो कमजोरियां हैं, जो शक्तियां हैं, उनकी हम पहचान कर पाते हैं और उसी के अनुसार उसकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको हम उस काम पे लगा सकते हैं जिस काम को करने में वो माहिर है, जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट है। तो शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हो जाती है टीम बिल्डिंग से, जिससे हम कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो सदस्य हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उनको उसी काम में लगा सकते हैं जिस काम के वो लायक हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यों की ओर उन्मुख। टीम बिल्डिंग जो होती है, टीम बिल्डिंग से ये होता है कि लोगों में जोश होता है, उनको उनके उद्देश्यों का पता होता है, उनको उनके गोल का पता होता है और वो उसी गोल की ओर उन्मुख होते हैं, उसी गोल की ओर अपना कार्य करते जाते हैं। कभी भी भटकते नहीं है कि इस डायरेक्शन से जाके इस डायरेक्शन में जाते। अगर वो भटकते भी हैं तो हमारा जो नेता होता है, टीम का जो नेता होता है, टीम जिसने बनाई होती है, वो लोगों पे नजर रखता है और नजर रखने के साथ साथ वो उनको बताता जाता है कि आपको इसी गोल की तरफ बढ़ना है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है सदस्यों के बीच संचार और सहयोग विकसित होता है। अगर हम बिना टीम बनाए ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं और टीम नहीं बनाते हैं, नेतृत्व नहीं करते हैं, तो उससे सहयोग और संचार की जो भावना है वो नहीं बन पाती है। अगर मान लिया कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ लोगों को बिना टीम के छोड़ देते हैं काम करने के लिए और कुछ लोगों को टीम बना देते हैं कि आप लोग एक टीम है। तो जो टीम होते हैं वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो सदस्यों के बीच एक संचार होता है, सहयोग विकसित होता है, जिसकी वजह से वो उद्देश्यों को अपने आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो टीम नहीं है वो अपना अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनमें संचार का अभाव होता है, सहयोग का अभाव होता है। तो जो नेक्स्ट है वो है भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्थापित करना। टीम बिल्डिंग का एक फायदा होता है कि सबकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ भूमिकाएं होती हैं, वो उसी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के अनुसार अपने कार्य करते हैं, जिससे गोल बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। फिर नेक्स्ट है रचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने की पहल होती है। जो सोच होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है क्योंकि लोगों में संचार हो रहा है, सहयोग विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से जो सोच होती है वो बहुत डेवलप होती है, रचनात्मक होती जाती है और साथ में जो समस्याओं को सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और समस्याओं को समझाने की जो पहल होती है वो अपने आप वो करते हैं और समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है सदस्यों में आत्मविश्वास और नैतिकता का विकास होता है। टीम बिल्डिंग का एक फायदा होता है कि वो एक दूसरे के साथ जब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का संचार करते हैं, तो उनमें एक नैतिकता की भावना जो होती है वो विकसित होती है और साथ ही साथ आपका उनमें आत्मविश्वास आता है। जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो नैतिकता तो आती ही है, साथ में उनमें एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, हम इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि जो नेता होता है वो भी सदस्यों को प्रोत्साहित करते रहता है, उनको समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करता है, तो एक आत्मविश्वास आता है जब आप किसी समस्या को सुलझाते हैं। तो नेक्स्ट है परिवर्तन को निर्देशित करता है। ये जो है ये परिवर्तन को भी निर्देशित करता है कि धीरे धीरे जो परिवर्तन है उसको हम करते जाते हैं, क्योंकि अगर हमको गोल एक तरीके से अचीव नहीं हो रहा है तो हम उसको परिवर्तित करेंगे, अपने तरीके को परिवर्तित करेंगे ताकि हम गोल को अचीव कर सके। तो एक परिवर्तन भी निर्देशित होता है इससे। साथ में आपका प्रतिनिधि सुविधा भी होती है। जैसे हर सदस्य जो होता है टीम का, वो हर सदस्य इम्पोर्टेंट होता है और हर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। नेता होता है जिसने टीम बनाई होती है, लेकिन नेता के साथ साथ हर व्यक्ति टीम को रिप्रेजेंट करता है। हर व्यक्ति जो होता है वो टीम को प्रेजेंट करने का काम करता है। उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो टीम में इक्वल होती है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं होता है। तो हर व्यक्ति जो होता है वो प्रतिनिधि होता है और उसको प्रतिनिधि सुविधा मिलती है, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस हो गई, एक साथ काम करें, एक साथ सहयोग करें, समस्याएं सुलझ गई हैं, तो डेफिनेटली आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता को हम ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टीम बिल्डिंग का लेक्चर और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।